हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर सेकेंड, जो हमारी थर्ड बुक है। हमारा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। हम ईयरली जो अकाउंटिंग करते हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको यूजली हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। हम स्टार्टिंग से जो जर्नल करते हैं उसका सबसे एंड में जर्नल से लेजर से देन ट्रायल बैलेंस एंड देन हम बनाते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हमें मींस हमारे जितने भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सो इट इज रिटन कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in the financial statement. There are lots of financial information in financial statement. So हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम सिस्टमैटिक तरीके से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से एनालाइज करते हैं। क्या करने के लिए? टू अंडरस्टैंड, उसको और अच्छे से समझने के लिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, और बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है। नाउ अनदर टॉपिक, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें एनालाइज करना है, तो व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द टेक्निक्स जिसके थ्रू हम अपने स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L of 2 or more years of the enterprises itself. That means इस स्टेटमेंट में हम किसी एंटरप्राइजेस के 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो भी आइटम्स होते हैं जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं, वेदर इन स्टेटमेंट ऑफ P&L के और बैलेंस शीट के, उनको हम कंपेयर करते हैं, उनका एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी बेस ईयर, मतलब किसी एक ईयर के बेस पर नेक्स्ट ईयर में हमारा कितना चेंजेस हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उस बेस ईयर पर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहेंगे, क्योंकि यहां पर साइड बाय साइड हम 2 या 2 से ज्यादा सालों को रखकर बनाते हैं, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। अनदर टूल, अनदर टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। Common size statement or common size financial statement means that statement in which individual item of financial statement of 2 or more years are placed side by side and thereafter converted into percentage taking a common base. इसमें हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी पर्टिकुलर बेस पे हम लोग अपने आइटम्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम लिखे जाते हैं एसेट साइड में, उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा टोटल एसेट्स पर। लायबिलिटी साइड के आइटम्स का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा टोटल लायबिलिटी साइड पर। और अगर हम बात करें अपनी इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम लिखे रहते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में, उन सबका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पर। उसके बेस पर हम सारे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे।
So that is common size statement. It is also called vertical statement, vertical analysis. जैसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, ऐसे ही इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू related or interdependent components of financial statement of accounting period। एक साल के जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो कंपोनेंट, जो भी आइटम्स लिख रखे हैं, उनके बीच अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन स्टैब्लिश करना, दैट इज योर रेशियो एनालिसिस। There are so many ratios which we have to calculate for analyzing the financial statement, like liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio और activity ratio। हमारे जितने भी यूजर्स होते हैं सबके लिए अपने काम के रेशियोज होते हैं। कुछ लिक्विडिटी रेशियो पता करते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, तो वो उसको देखते हैं। जो हमारे बैंक होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं, वो रेशियो देखते हैं। इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स एक्टिविटी रेशियो देखते हैं। तो हमने जो रेशियो एनालिसिस के थ्रू एनालाइज किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो यूजर्स अपने अपने इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए उन्हें यूज करते हैं। लास्ट है हमारा अब कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ हमारा जो टूल है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता चलता है। बट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, investing activity and financial activity, there are three important activities in our enterprises, that is operating, जो एक्चुअल में हमारा काम है, जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके रिगार्डिंग हमारे यहां कैश का कितना फ्लो हुआ है, इनफ्लो और आउटफ्लो, दैट कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अपार्ट एसेट्स, जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसको खरीदने में हमारा या सेल करने में हमारे पास जितना कैश का फ्लो हुआ है, इनफ्लो और आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड लास्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी शोज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश रिगार्डिंग issuing of share, issuing a debenture, taking loan, redemption of loan, payment of interest, payment of dividend, like that। तो इसको बनाने के बाद हम इस पोजीशन पर आ जाते हैं जिसमें हम ये पता लगा सकें कि इन डिफरेंट एक्टिविटीज में कैश का फ्लो कितना हुआ है, कितना कैश फ्लो हुआ है और कितना कैश यूज्ड हुआ है। यस, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देयर इज एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। ऑल्दो इट इज क्लियर बाय द नेम एक्सटर्नल, एक एंटरप्राइजेस में जो आउटसाइडर होते हैं, जिनके पास एंटरप्राइजेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास डिटेल रिकॉर्ड्स असेसेबल नहीं होते, तो ऐसे जितने भी यूजर्स होते हैं, अगर वो किसी एंटरप्राइजेस के को एनालाइज करते हैं, मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, तो उनके पास उसे एनालाइज करने के लिए सिर्फ वही पब्लिश्ड अकाउंट होते हैं जो कंपनी पब्लिक करती है, जैसे कि बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बेस पर जो एनालाइज होता है, विच इज मेड बाय इन्वेस्टर्स, लेंडर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर, तो दैट एनालिसिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। फिर हम बात करते हैं इंटरनल एनालिसिस।
Internal analysis is conducted by the management who is the survey server of the company, management who has to take many decisions regarding their business. So management wants to know the financial position and operational efficiency of the organization. तो इसके लिए मैनेजमेंट जो भी एनालाइज करता है दैट इज इंटरनल एनालिसिस, और उसके पास किसी भी एंटरप्राइजेस की डिटेल्स जो इंफॉर्मेशन होगी वो असेसेबल होगी. यस, नेक्स्ट हमारा जो तीसरा एनालिसिस है बच्चों, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. This analysis is made to review and analyze financial statement for a number of years. That is why it is called time series analysis. इसमें हम ईयर बाय ईयर साइड बाय साइड लिखते जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को और फिर उसे हॉरिजॉन्टली एनालाइज करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस. फिर आता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस. This analysis is made to review and analyze the financial statement of 1 year only. It is cross-sectional analysis. इसलिए इसे हम vertical analysis कहते हैं. तो इस तरह से हमारे 4 एनालिसिस हो गए, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं उसकी नीड क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद इतना सारा वर्क करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने. तो इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है. फर्स्ट, असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी. हम उसे बनाकर एंटरप्राइजेस की अर्निंग कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं, असेस कर सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं. हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कमिंग ईयर में हमारी अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग क्या रहेगी, उसकी एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं. जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कुछ हद तक हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि हम कमिंग ईयर में कितना प्रॉफिट करेंगे ये हम फोरकास्ट कर सकते हैं. सेकंड, assessing the managerial efficiency. The financial statement analysis helps to identify the area where the managers have been efficient and the area where they have been inefficient. हमें उसके दोनों एरिया पता चल जाते हैं, which is efficient और which is inefficient. जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें मैनेजर के वीकर एरिया भी पता चल जाते हैं और स्ट्रॉन्ग एरिया भी पता चल जाते हैं. हम मैनेजर की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेस. स्टूडेंट्स, किसी भी एंटरप्राइजेस की जो सॉल्वेंसी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म. कि एक कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने के लिए कितनी कैपेबल है, कितनी सॉल्वेंट है, और अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितनी सॉल्वेंट है. हम जब अपने रेशियो एनालिसिस करते हैं वह हमारे 2 तरीके के रेशियोज होते हैं, लाइक लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, जो हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं. नेक्स्ट, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स. हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं. फोरकास्ट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर की सेल, अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स. हम अपने बजट बना सकते हैं एक्सपेंसेस को लेकर,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सपेंसेस को लेकर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज को लेकर। एंड लास्ट जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालाइज करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है और नीड है दैट इज इजीली एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल। हम एनालाइज के थ्रू, एनालाइज करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों ये चैप्टर हम यही एंड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। डेफिनेटली दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टूल्स, टेक्निक्स। तो यही हमारे अगले टॉपिक्स हैं। हम इसको बनाना सीखेंगे कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। यस, थैंक यू।